फोर्स के बारे में बात करनी है, तो अगर हम बात करें तो ये तो साथ जा रहा है, अट्रैक्ट करेगा, ये अपोजिट में जा रहा है, रिपेल करेगा, इन दोनों का मिलके नेट फोर्स जो कितना हो जाता है 0। इसको नाम दे दो, इसको नाम आपने दे लिया, और इसको नाम मान लो हमने क्या रख दिया, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर, और ये नाम क्या रख दिया एस। चलिए, लास्ट क्लास में जो है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन लगा चुके हैं, जिसमें हमने कुछ खास टॉपिक्स कवर करते हुए अच्छे सवाल जो है वो लगाए हैं। तो आज नंबर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईएमआई एसी। कोशिश रहेगी कि इन क्वेश्चंस में आपके लगभग सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएं। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं लेकर आया हूं, ध्यान से समझेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे इन सवालों की। तो काम जो है वो आपने क्या करना है, जैसे आज का पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट टाइम जो है वो हम काम कर चुके हैं किसके बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। आज का पहला सवाल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। क्या फॉर्मूले यूज होंगे, क्या कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझेंगे काम जो है वो करना क्या कुछ है। दो कोयल पी एंड क्यू, ईच ऑफ रेडियस आर। एक कोयल है जिसका नाम क्या दे रखा है पी, दूसरी कोयल है जिसका नाम क्या है क्यू। रेडियस दोनों की किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। दोनों की रेडियस जो है वो कैपिटल आर गिवन है। लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में हैं, सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चों ने पहले कर भी रखा होगा कि आपके पास दो कोयल हैं, एक कोयल पी है, एक कोयल क्यू है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन में रखा है। मतलब कि एक को अगर एक्स में ऐसे रख रखा है तो दूसरे को वाई में रख रखा है, एक को एक्स में रखा है, एक को वाई में। कैसे कि उनका कॉमन सेंटर है। तो काम जो है वो हमने क्या कर लिया, इस तरीके से एक कोयल जो है वो क्या मान ली पी, इस तरीके से एक कोयल जो है वो आपने क्या मान ली क्यू मान ली। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, और इनका कॉमन सेंटर जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। दोनों के कॉमन सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अगर एक में करंट जो है वो आई है, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है, और जो ये वर्टिकल वाले एक्सिस में है, मान लो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर है, √3i के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि यहाँ पे दो कोयल आपके पास हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक वर्टिकल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल वाली में जो करंट है वो किसके बराबर है, आई के बराबर। वर्टिकल वाली में जो करंट है सर वो किसके बराबर है, √3i के बराबर। आपको काम जो है वो क्या करना है, इनकी रेडियस दे रखी है। सबसे पहले हम जो जानते हैं वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड बराबर है μ0I डिवाइडेड बाई 2r। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, μ0I डिवाइडेड बाई 2r। अब ये सेंटर जो है, ये सेंटर को मान लो मैंने O नाम यहाँ पे दे दिया है, तो P कोयल की वजह से भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, Q वाले की वजह से भी है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू P वाली कोयल, P वाली कोयल की वजह से बताऊंगा तो μ0 करंट कितना है उसमें, I डिवाइडेड बाई 2, रेडियस किसके बराबर है, R के बराबर है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड O पे किसकी वजह से बताना चाहता हूं, Q की वजह से। तो μ0 की जगह μ0 है। करंट सेकंड वाली कोयल में जो करंट है वो किसके बराबर है, √3i, और डिवाइडेड बाई कितना है 2r। इस तरीके से काम आपने कर लिया, μ0I डिवाइडेड बाई 2r। और ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को अगर मैं x बोल देता हूं तो इसमें √3 जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी वैल्यू तो सारी किसके बराबर ही है, x के बराबर। अब आपने क्या करा है, μ0I डिवाइडेड बाई 2r, μ0I बाई 2r जो वैल्यू है उसको क्या कह दिया आपने, x कह दिया। तो √3 आगे आ गया, तो ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, √3 ऑफ x के बराबर। इस तरीके से काम करा। अब एक काम जो है वो हमने यहाँ पे जो सीखना है वो क्या, राइट हैंड पाम रूल। जब आप इन कोयल से बात करते हैं, इनमें अगर आप देखें तो चीजें जो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल वाली कोयल अगर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा वर्टिकल वाली डायरेक्शन में, और जो वर्टिकल वाली कोयल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में। ठीक है, और इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर आप बात करें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 90 के बराबर। हॉरिजॉन्टल वाली कोयल का आएगा वर्टिकल में, वर्टिकल वाली का कहां जाएगा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा। ठीक है, अब नेट फील्ड बताना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो P वाला आंसर कितना है x, और ये वाला आंसर जो है वो कितना है, √3x। इस तरीके से काम हमारे पास है, वो वैल्यू x है, ये वाली वैल्यू √3x है। तो B नेट अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ पहले वाला दूसरे वाला, और कोस ऑफ एंगल, और कोस ऑफ 90। कोस 90 कितना होता है, 0। तो ये वाला प्रोग्राम तो आप छोड़ ही दोगे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, डबल ऑफ पहला दूसरा, कोस 90। कोस 90 कितना होता है, 0। तो ये खत्म हो जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, दोनों का रूट करा तो आंसर कितना आ गया, 2x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू है μ0I डिवाइडेड बाई 2r। वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 2x, x की जगह कितना है
म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2r। ये वैल्यू जो है ना वो आपके पास बन रही है, ठीक है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर डायरेक्शन जो है वो आपको देनी पड़ेगी, डायरेक्शन अगर देनी पड़ेगी तो मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, अल्फा। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है उसको क्या मानते हैं, ए। जो वर्टिकल वाला है उसको क्या माना जाता है, बी माना जाता है। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा, टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, टेन अल्फा का फॉर्मूला है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। तो यहां पे अगर हम बात करें टेन अल्फा अगर मुझे बताना है, टेन अल्फा बताना है तो बी साइन थीटा, बी की जगह वैल्यू कितनी है, एक्स है। साइन थीटा साइन ऑफ एंगल कितना है, साइन 90 हमारे पास है। ए प्लस बी कोस ऑफ ए की जगह कितना है, √3x है, और बी कोस 90। इस तरीके से काम हो जाएगा, कोस 90 तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, x डिवाइडेड बाई √3x, x डिवाइडेड बाई √3x हो गया, x से x कट गया 1/√3। तो अल्फा जो एंगल है सर वो किसके बराबर आ गया, कि ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल जो है रिजल्टेंट बना के जाएगा। आपने काम क्या करना है, क्वेश्चन में क्या समझना है, बात नंबर 1 जो पता चल रही है वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होता क्या है। बात नंबर 2 जो पता चल रही है वो क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करके देखा, हॉरिजॉन्टल वाले का आंसर वर्टिकल में, वर्टिकल वाले का हॉरिजॉन्टल में, दोनों के बीच में एंगल है, नेट ऐसे निकालते हैं। साथ के साथ आपने जो है रिजल्टेंट का एंगल निकालने का फॉर्मूला जो है वो भी सीख लिया, ठीक है। ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से काम आपने करना है, ठीक है, डन। अब आगे अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पढ़ें ध्यान से, कि द फिगर शोज 3 इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है वो आपको दिखा रखे हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ऑन द कंडक्टर 1 वाले कंडक्टर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू आपने देनी है, और मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2, मैग्नेटिक फोर्स बताना है कंडक्टर नंबर 2 पे। एक ही सवाल में 2 पार्ट जो है वो करवा रखे हैं, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ऑन कंडक्टर 1, कंडक्टर नंबर 1 जो है, ऐसे करके डायग्राम जो है ना वो दिखा रखा है, सुनिए ध्यान से। इस तरीके से चीजें हैं, ऐसे करके काम है। एक पॉइंट ए जो है वो आपको ये दिखा रखा है कि ये जो पॉइंट है ये ए हमारे पास है, इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो किसके बराबर है, 3i के बराबर है। यहां से जो करंट जा रहा है, अच्छा ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसके अंदर जो करंट जा रहा है ऐसे ही, ये करंट कितना है, 3i करंट दिखा रखा है। इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, ये 4i करंट जा रहा है, ठीक है। पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो इस वाले करंट की, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो करंट है ये कितना है, i। इस वाले का डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है, r के बराबर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है सर ये किसके बराबर है, 2r के बराबर है। अब अगर मैं बात करता हूं तो इस वाली वायर को नंबर 1 दे देते हैं, इस वाली वायर को नंबर 2 दे दिया, और इस वाली वायर को नंबर 3 दे दिया। ये 3 नाम जो है ना वो आपने दे दिए इनको, कि ठीक है ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर क्या दिखा रखा है, 3 आपको दे रखा है। अब काम जो है वो आपने क्या करना है, सुने ध्यान से, कि ए पॉइंट पे फील्ड बताना है। अब एक स्ट्रेट वायर की वजह से सेंटर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर की वजह से, एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो आंसर होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास होता है। अब ए पॉइंट पे 1 का फील्ड, 1 वाला फील्ड तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके ऊपर तो लाई कर रहा है। खुद के पॉइंट पे अगर बात करी जाए तो आंसर कितना होता है, 0। अब अगर मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पे, किसकी वजह से, सेकंड वाली वायर की वजह से, 1 वाली की वजह से बात करूंगा तो ए पॉइंट पे 1 की वजह से तो आंसर कितना है, 0। ए पॉइंट पे 2 की वजह से बात करनी है, और ए वाले पॉइंट पे 3 की वजह से बात करनी है। तो ए वाले पे 2 की वजह से बात करूंगा तो म्यू नोट 2 वाले में करंट कितना है, 3i डिवाइडेड बाई 2π, और डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है, r के बराबर है। म्यू नोट इंटू में 3i डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2π इंटू में r। थर्ड वाले की वजह से लिखोगे तो म्यू नोट करंट जो है सर वो कितना है, करंट जा रहा है सर 4i हमारे पास करंट है, और जो डिस्टेंस है सर थर्ड वाली से अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा तो 2π इंटू में कितना हो जाएगा, 3r हमारे पास। इस तरीके से काम समझ में आता है। अब डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन दी जाती है राइट हैंड पाम रूल से। करंट की डायरेक्शन में किसको रखना है, थंब को, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ फिंगर्स। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो आंसर है सर ये तो कहां हो गया, अंदर की तरफ होगा।
अगला जो काम है सर इसकी वजह से करंट जा रहा है ऐसे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है बाहर, तो एक डायरेक्शन बाहर है एक डायरेक्शन अंदर है, तो बड़े वाले में से किसको माइनस करेंगे, छोटे वाले को। बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो ये 1.5 है, ये 4/6 है, ये वाला आंसर छोटा है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये काम जो है वो बन गया। बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो बी नेट अगर बताऊंगा तो A2 वाले में से किसको माइनस कर दूंगा, A3 वाले को माइनस कर दूंगा। बड़े वाले में से किसको माइनस कर रहा हूं, छोटे वाले को। तो इसको लिखूं तो ये कितना है, म्यू नोट इंटू में 3i डिवाइडेड बाई कितना है, म्यू नोट 3i डिवाइडेड बाई 2πr। और इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये वैल्यू जो है वो क्या है, दूसरे वाली म्यू नोट इंटू में 4i, म्यू नोट इंटू में 4i डिवाइडेड बाई 6πr। इस तरीके से काम आपने कर लिया। तो एलसीएम अगर मैं लेता हूं, एलसीएम कितना ले लिया आपने, 6πr एलसीएम आपने लिया, 6πr एलसीएम है तो यहां से 3 3 जा कितना हो जाएगा, ये 9, या म्यू नोट आई जो है उसको कॉमन भी ले सकते हैं। म्यू नोट आई को कॉमन आपने ले लिया तो यहाँ पे ये 3 बना, 3 3 जा कितना हो गया 9 हमारे पास, 9 माइनस कितना हो जाएगा 4, और 9 माइनस 4 करा तो कितना हो गया 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6πr। और डायरेक्शन जो है सर बड़े वाली डायरेक्शन कहाँ थी, इनवर्ड, तो डायरेक्शन तो कहाँ चली जाएगी, इनवर्ड चली जाएगी। ये काम करना है। इस वाले सवाल में क्या सीखा, इसमें सीखा कि एक स्ट्रेट वायर है, मिड में अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2πr। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, राइट हैंड पाम रूल पता होना चाहिए। वहां से आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले में से किसको माइनस कर दिया जाता है, छोटे वाले को। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीज जो है वो आपने कर ली। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट ने क्या कह रखा है, मैग्नेटिक फोर्स बताओ कंडक्टर नंबर 2 पे। अब इस काम के लिए अगर हम चर्चा करें तो हमें क्या पता है कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर हमारे पास इस तरीके से हैं, I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना है, ये लेंथ डिस्टेंस कितना है इनके बीच में r, तो इनके बीच में फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला पता है सर। फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला क्या पता होता है सर, म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना 2πr। अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर आपने फोर्स बताना है, यहां से बहुत सारे सवाल नीट के पेपर में बने हैं, ध्यान से समझे कि अगर आपके पास एक I1 है दूसरे वाला I2 है, I1 और I2 आपके पास अवेलेबल हैं और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है सर वो किसके बराबर है, r। तो फोर्स अपॉन लेंथ की बात करूं तो म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr, ये फॉर्मूला रहता है। अब काम जो है वो आपने क्या करना है, चीजें आपने क्या बनानी है, इस तरीके से काम जो है ना सर वो आपने करना है कि यहाँ पे जो करंट है सर, यहाँ पे करंट कितना है I के बराबर, यहाँ पे जो करंट है सर वो कितना है 3I के बराबर, और यहाँ पे जो करंट है सर ये कितना दे रखा है 4I के बराबर। एक करंट I है, एक 3I है, दूसरा कितना है 4I है। इनके बीच में जो सेपरेशन है, इनके बीच में जो ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन जो है सर वो किसके बराबर है, R के बराबर है। यहाँ पे जो सेपरेशन है सर वो किसके बराबर है, 2R के बराबर है। ये सेपरेशन R है, ये सेपरेशन 2R है। सेकंड वाले पे बताना है कि सेकंड वाले पे फोर्स कितना होगा, तो सेकंड वाले पे फोर्स किसका होगा, फर्स्ट का, और सेकंड वाले पे फोर्स किसका होगा, थर्ड का। अपने अलावा सबका फोर्स होता है, ये तो पता ही है कि मुझे फोर्स बताना है, किस पे बताना है, सेकंड पे। तो फोर्स होगा सेकंड पे किसकी वजह से, 1 की वजह से। फोर्स होगा सेकंड पे किसकी वजह से, थर्ड की वजह से। अब अगला जो काम है वो हमें क्या पता है कि इन दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है, ये ऐसे जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो अपने से दूर भेज देगा। तो ये फोर्स पे डायरेक्शन आ गई किसकी, सेकंड पे डायरेक्शन है किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। इन दोनों में भी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अपोजिट है तो ये भी कहां भेजेगा, दूर भेजेगा। तो ये सेकंड जो है इस पे फोर्स आ गया किसकी वजह से, 3 की वजह से। अब देखो इसको लिखूंगा तो म्यू नोट I1 1 वाले का करंट कितना है I, दूसरे वाले का करंट कितना है 3I डिवाइडेड बाई 2π, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना था, r के बराबर था। इस तरीके से काम है। ये रिपेल कर रखा है, वो डायरेक्शन हमने देख ली है। अगली जो बात है वो हमें क्या बताए, म्यू नोट एक करंट जो है वो कितना है 3I, दूसरे वाला करंट जो है सर वो कितना है 4I डिवाइडेड बाई 2π, और इनटू में इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 2r के बराबर है। एक करंट 3I है, एक करंट जो है वो कितना है 4I है। एक करंट 3I है, दूसरा करंट 4I है, और 2π इनटू में डिस्टेंस कितना है 2r के बराबर है। ये काम कर लिया। 2 से ये कितने पे चला जाएगा, 2 पे। तो ये वैल्यू सोल्व करूंगा तो ये कितना चला जाएगा हमारे पास, म्यू नोट 6I का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2πr हमारे पास। इसको भी लिखूं तो ये कितना हो गया, म्यू नोट या 3 म्यू नोट I का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2πr हमारे पास। इस तरीके से काम हो गया। ये वाला रिपेल कर रहा है ऊपर, ये रिपेल कर रहा है, ये कहां जा रहा है नीचे। अब बड़े में से किसको माइनस कर दो, छोटे को। ये नीचे वाला बड़ा है क्योंकि दोनों ने क्या करा है, रिपेल करा है। ये ज्यादा वाला है तो ज्यादा में से किसको कम कर देंगे, माइनस वाले को। डायरेक्शन अपोजिट है ना,
ये देखो ना, इसने कहाँ फेंक दिया, नीचे, उसने कहाँ फेंक दिया, ऊपर। कौन से की डायरेक्शन जो है वो ली जाएगी, बड़े वाले की। बड़े वाला कौन है, ये 2 3 वाला, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो नेट अगर बताऊंगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सेकंड वाला थर्ड की वजह से जो फोर्स ले रहा था वो सेकंड वाला फर्स्ट की वजह से। बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। म्यू नोट आई स्क्वायर बाई 2 पाई आर को कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, 6 माइनस का 3, और 6 माइनस 3 करूंगा तो कितना हो गया 3। और नेट फोर्स आ कहाँ रहा है सर, अपवर्ड्स आ रहा है। नेट जो फोर्स आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, अपवर्ड्स। ये बात जो है वो पता होनी चाहिए। समझ आ गई ये चीजें, ये फॉर्मूला पता हो। सेम डायरेक्शन होती है तो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करते हैं, रिपेल। अच्छा, ये फोर्स अपॉन लेंथ था, लेंथ के बारे में बात हो नहीं रखी है तो मल्टीप्लाई बाई एल करके वैसे दिखा देंगे। वैसे ये फोर्स अपॉन लेंथ होता है हमारे पास, ठीक है। एल से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। ये काम जो है ना वो आपने सीखना है। समझ आ गई ये बातें आपको, ठीक है। इस तरीके से ये काम करने हैं, इन चीजों पे आप ध्यान देंगे। यहां से आपका एक तरीके से दोबारा भी रिवीजन हो जाएगी। ये सवाल नीट के पेपर में बार बार पूछा जाता है। सवाल का मतलब ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट आपकी चेंज हो सकती है। काम जो वो क्या कह रखा है कि रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर 2.5/4, 2.5/4 की ये साइड्स जो है वो दिखा रखी हैं। करंट 2 एम्पियर इज केप्ट नियर द लूप एज शोन। ये वाला एक लूप जो है दे रखा है, 2 एम्पियर का करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है। ये सेपरेशन 2 है, वो 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। कोप्लेनर है। नेट टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क एक्टिंग तो इस वाली फिगर में आंसर कितना होता है, 0। फोर्स के बारे में बात करनी है तो अगर हम बात करें तो ये तो साथ जा रहा है, अट्रैक्ट करेगा, ये अपोजिट में जा रहा है, रिपेल करेगा। इन दोनों का मिलके नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाता है, 0। इसको नाम दे लो, इसको नाम आपने दे लिया, और इसको नाम मान लो हमने क्या रख दिया, इसको नाम दे दिया PQR, और ये नाम क्या रख दिया, S। PQRS नाम जो है ना वो आपने दे दिया। तो काम जो है वो क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये कितना है 2, ठीक है। इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। इस वाली में जो करंट जा रहा है सर वो कितने का जा रहा है, 1 का जा रहा है। इसमें जो करंट जा रहा है वो कितने का जा रहा है, 1। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है सर, ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर का। बहुत अच्छी बात है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। साइड जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर के बराबर। अगर मैं फोर्स अपॉन लेंथ की बात करता हूं, सबसे पहले तो ये पता चल गया कि दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो सर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी सर। सबसे पहले तो आपसे ये भी सवाल पूछ लेता है कि बताओ बस अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो पास वाला देखो, इस वायर के पास वाला देखो, पास वाले में क्या है, अट्रैक्शन। वही आंसर ज्यादा होगा तो ये लूप इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट। अगर यही डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या हो जाता, ये रिपेल हो जाता। अब फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 पाई आर। हमारे पास इस तरीके से काम करना है कि फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। अगर मुझे फोर्स की वैल्यू बतानी है तो एल कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, म्यू नॉट I1 I2 इनटू में लेंथ डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई आर, ठीक है। अब म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी पता होती है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ पता होती है। ये वैल्यू तो किसकी होगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई की। एक करंट कितना है, 2 एम्पियर का, एक करंट कितना है, 1 एम्पियर का। लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर से क्यों सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि नीचे वाला डिस्टेंस भी किसमें है, सेंटीमीटर में। या तो इसको मीटर में करोगे तो 10⁻⁻², इसको भी मीटर करोगे तो ये भी कितना, 10⁻⁻²। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। 2 से ये वैल्यू कितने पे चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी। तो वैल्यू जो वो कितनी बन गई हमारे पास, ये 8 इंटू 10⁻⁻⁷ और फोर्स है तो आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। समझ आइए ये बात क्या कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो पता है, फोर्स अपॉन लेंथ का म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। लेंथ डिवाइड में थी, कहां भेज दिया मैंने, मल्टीप्लाई में इसको मैंने भेज दिया है। फोर्स चाहिए तो लेंथ जो है वो मल्टीप्लाई में भेजी और इस तरीके से काम आपने कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक के काम में नहीं है जी। अब अगला जो काम है वो QR वाली वायर है। ये वाली वायर तो कौन सी थी, PS वाली थी। QR वाली में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो करंट है सर ये कितना है, 2 एम्पियर का। यहाँ पे जो ये करंट जा रहा है सर ये कितना है, इस वाले में करंट कितना है, 1 एम्पियर का है। ये जो सेपरेशन है अब इनके बीच में, अब ये देखो ये कितनी है, 2, ये कितनी है 2.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर है। ये लेंथ जो है सर, ये लेंथ तो किसके बराबर थी, वही 4 सेंटीमीटर के बराबर आपको दे रखी थी। आपसे काम पूछा गया कि बताओ फोर्स अपॉन लेंथ क्या होगा, तो फोर्स की बात करूंगा तो काम क्या हो गया, म्यू नॉट, यही वैल्यू रखूं तो ये कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ है। अगली जो बात है I1 I2, एक करंट 2 दूसरे वाला 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 लेंथ। लेंथ सर किसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर का, मतलब 10⁻⁻2
डिवाइडेड बाई आर, सेपरेशन कितना है सर 4.5 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 आपस में कैंसिल हो गए। इन वैल्यूज को अगर सोल्व करें अब तो ये आंसर कितना जाएगा सर, इसको सोल्व करें तो ये 8 जा और ये कितना हो जाएगा 9 जा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई 9 10 की पावर -7, ठीक है। ये जो नेचर एक ऐसा है रिपल्सिव, ये वाला नेचर कैसा था अट्रैक्टिव। बड़े वाला आंसर ये है, बड़े में से किसको माइनस कर देंगे छोटे को। माइनस क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक अट्रैक्शन का है एक कैसा है रिपल्शन का। पता कैसे चला, करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे रिपेल कर जाएंगे। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, हो जाएगा ये काम भी, ठीक है। सवाल जो है वो आपसे ये जरूर पूछा जा रहा है, आजकल बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। पास वाले को देख के ही बता दो कि क्या होगा, कि सर यहाँ पे तो अट्रैक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन होती तो क्या कर देते, ये रिपेल कर लेते। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान दें, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो हमें पता ही है, वो हमने पढ़ रखा है कि सर हम शंट लगा देते हैं, ठीक है। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये बात तो वैसे पता होनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट इन पैरेलल लगाया जाता है। व्हाट इज शंट, अ लो रेजिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। शंट हमेशा क्या होगा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा और वो हमेशा किस में लगेगा पैरेलल में, क्योंकि छोटा रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में ही लगना चाहिए। गैल्वेनोमीटर कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, ये बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मैंने बताया था आपको कि सर फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, IG होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है IG, I का मतलब करंट और G का मतलब गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है 4 मिली एम्पियर है, और मिली का मतलब क्या है सर 10 की पावर -3, और ये आंसर किस में आ जाएगा एम्पियर में। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 15 है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 4 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10 की पावर -3, और ये आंसर किस में हो गया एम्पियर में। आप इसको 6 एम्पियर की रेंज में लेकर जाना चाहते हैं कि करंट जो है सर वो कितना हो जाए, करंट कितना हो जाए 6 एम्पियर का करंट हो जाए, ये काम आपने बताना है। शंट की वैल्यू बताओ कि शंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हम भूल जाते हैं काम को करना, बस आप कंसेप्ट को याद रखो। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट कितना है IG, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम क्या होता है शंट, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये करंट कितना है I, यहां से कितना है IG, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी I माइनस का IG। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया कि गैल्वेनोमीटर से करंट जो जाता है उसका नाम IG है, ये शंट है। तो इस तरीके से काम अगर मैं करूं तो जितनी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगी उतनी ही वोल्टेज कहां होगी शंट के अक्रॉस। गैल्वेनोमीटर वाली को लिखना चाहता हूं तो क्या लिखा जाएगा IG इंटू G, और इसको क्या लिखा जाता है I माइनस IG इंटू में S। वोल्टेज जो है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहती है सेम, तो जितनी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर में उतनी ही कहां शंट में। और शंट वाली वोल्टेज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो काम क्या हो जाएगा IG इंटू G डिवाइडेड बाई कितना I माइनस का IG, और ये वैल्यू किसके बराबर है S के बराबर। IG की वैल्यू कितनी है 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10⁻³ इंटू में G की वैल्यू जो है सर वो कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, ठीक है। I की जगह 6 है, और 6 में से इसको माइनस करूंगा तो ये नेग्लिजिबल सा ही रहेगा लगभग सा, कि ये वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो 4 इंटू 10⁻³ इसको अगर माइनस करें 6 में से तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन ही मुश्किल होगी, उस पर आप ध्यान देंगे नहीं तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 10⁻³ इंटू में 15 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6, 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ हो गया। इस वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं तो आंसर आ गया 10 की पावर -2, और क्योंकि रेजिस्टेंस छोटा दिखाई दे रहा है 10 की पावर -2 का मतलब 0.01, 0.01 का मतलब काफी छोटा रेजिस्टेंस है, और वो हमें पता भी चल रहा है कि शंट तो कैसे ही होता है, एक छोटा रेजिस्टेंस होता है। काम जो वो क्या करना है आपने, आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि आपने गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाना है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाना होता है तो फॉर्मूला ये है शंट वाला फॉर्मूला। शंट का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि IG इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस का IG। ये काम जो है वो आपको आना चाहिए, ये पता है तो आप कर जाओगे क्वेश्चन। ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला जो काम है वो वही, ये क्यों दिया गया है ऊपर, ताकि आपको चीजें जो है ना वो पता चल सके, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कि काम जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कनेक्ट करेंगे, ये समझाया भी था आपको लास्ट क्लास में कि एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो किस में लगना चाहिए, सीरीज में लगना चाहिए। एक हाई रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगा देते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास क्या गिवन है
एक गैल्वेनोमीटर गिवन है, उस गैल्वेनोमीटर के साथ आपने क्या लगा दिया, एक हाई रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐसे लगा दिया। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ये हाई रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर में अगर मैं बात करता हूं तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो कितना है, IG, रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, R के बराबर है। तो इसकी वोल्टेज के बारे में जब हम बात करते थे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगी वो कितनी है, V, और इसकी V वोल्टेज अगर बतानी है तो V वोल्टेज किसके बराबर है, IG इंटू में G प्लस R। इसकी V वोल्टेज बतानी है तो इसकी V वोल्टेज जो है वो किसके बराबर है, IG इंटू G प्लस R। ये काम जो है ना सर वो हमें पता है। अब करना क्या है, वोल्टमीटर सर्टेन रेंज का वो कनेक्ट करना है। 980 ओम जो है वो आपने सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस कितने का लगा दिया, 980 ओम का रेजिस्टेंस आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टमीटर की सर्टेन रेंज है। रेंज मान लो किसके बराबर है, V के बराबर है। तो V जो है वो रेंज है, गैल्वेनोमीटर का करंट IG है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, और जो रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लगाया था वो क्या है, 980। ये बात हम जानते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगता है सीरीज में वो हाई रेजिस्टेंस होता है। 980 ओम अपने आप में एक अच्छी वैल्यू है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि जब रेजिस्टेंस 470 ओम का लगा दिया जाए, कि अब जो रेजिस्टेंस है वो कितने का हो गया, 470 ओम का रेजिस्टेंस अगर मैं लगाऊं तो रेंज जो है वो आधी हो जाती है। रेंज आधी होने का मतलब V की जगह जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, V/2 हो जाती है। V की जगह वैल्यू जो है वो V/2 हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का करंट सेम रहता है, G की वैल्यू भी सेम रहती है। ये आंसर जो है वो कितना हो जाता है, 470। ये क्वेश्चन जनरलाइज होके भी आ सकता है कि आप रेजिस्टेंस पहले R लगा रहे हो फिर R1 लगा रहे हो, इनमें रिलेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये काम आपने करा। अब करना क्या है आपने, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ G। आपने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताना है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। काम क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो गया, V डिवाइडेड बाई V/2। V को डिवाइड कर दिया V/2 से तो ये कितना हो गया, IG इंटू G प्लस 980। इसके बारे में बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, IG इंटू G प्लस 470। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया कि V डिवाइडेड बाई V/2, और ये क्या है, IG इंटू G प्लस 980 G प्लस 470। V से सर क्या हो जाएगा, V कैंसिल, IG से IG कैंसिल, 2 डिवाइड के डिवाइड में था ऊपर चला जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, G प्लस 980 डिवाइडेड बाई कितना, G प्लस 470। इन वैल्यूज को ऊपर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2G प्लस 940, ये कितना हो जाएगा, G प्लस 980 हमारे पास। इस तरीके से काम है। G को यहाँ ले आऊंगा तो G की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 40 ओम के बराबर। कि G की वैल्यू बतानी है तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 ओम। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो सवाल उड़ा दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम जो है वो आपको पता होना चाहिए, कर पाओगे इतने काम को। कोई दिक्कत अगर है तो उसको पूछेंगे, नहीं तो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगले सवाल अब हमारे EMI और AC से हैं। ठीक है, वो सवाल जो हमने मतलब की कोशिश करी है कि अच्छे टॉपिक्स जो है वो हमारे कवर हो जाएं वहां पे। ठीक है, अब जो काम है वो किसके लिए है, EMI और AC के लिए है। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, काम करना क्या कुछ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस बताना होता है तो हम टेंजेंट फाई की हेल्प लेते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट दैट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बताना है, टेंजेंट फाई बताना होता है, और टेंजेंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। ये काम जो है ना सर वो हमने EMI AC का जब हमने रिवीजन लिया था तो उस टाइम पे पढ़ा था कि फेज डिफरेंस tan फाई XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। कौन लीड करेगा उसके बारे में बताना है। इस तरीके से डाटा दिखा रखा है। अब यहाँ पे जो है ये V0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू तो किसके बराबर है, 1000 के बराबर, क्योंकि ये दे रखा है ना कि V इज इक्वल्स टू V0 साइन 1000 t प्लस कितना है, फाई है। तो अगर मैं V को लिखूं तो V कितना है, V0 साइन ओमेगा टी और प्लस कितना हो गया, फाई हमारे पास होगा। तो ओमेगा की वैल्यू अगर निकालता हूं तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। ओमेगा पता चल गया। XL माइनस XC बाई R। XL क्या होता है बेटा, XL का फॉर्मूला होता है सर ओमेगा L। XC का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई ओमेगा C, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, R के बराबर। XL को क्या कहते हैं, ओमेगा L, XC को 1 बाई ओमेगा C, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, R। ओमेगा की जगह कितना है, 1000। L की जगह 100 मिली हेनरी है। 100 मिली का मतलब 10 की पावर माइनस का 3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 हमने बना लिया, माइनस 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा की जगह 1000 ही है, C की जगह 2 माइक्रो फैरेड था तो 10 की पावर माइनस का 6 बना लिया। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 तो ऊपर जाके प्लस का 6 डिवाइडेड बाई R। R की वैल्यू कितनी है सर,
400 के बराबर है। ओके रिपोर्ट, इतना काम तो समझ पा रहे हैं। हमसे पूछा गया फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, tan फाई से। tan फाई का फॉर्मूला क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। एक्सएल को ओमेगा एल, एक्सी को 1 बाई ओमेगा सी डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर। ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा सी, ये वैल्यूज पुट कर ली। 10 की पावर -3 कैंसिल हो गया, 1000 से ये कितने पे कट गया, 1000 पे कट जाएगा। ये 2 से कितने पे जाएगा, 500 पे कट जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan फाई। tan फाई जो है वो किसके बराबर है, 100 माइनस का 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 400। 100 में से 500 गया तो -400 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 400 हमारे पास हो गया। 400 से 400 गया, आंसर कितना बन गया माइनस का 1 मेरे पास आ गया। फाई की वैल्यू निकालूंगा तो फाई की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस का पाई डिवाइडेड बाई 4। फाई की वैल्यू जो है किसके बराबर आ गई, माइनस का पाई बाई 4। और माइनस पाई बाई 4 का क्या मतलब है, माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस का मतलब क्या है, कैपेसिटर लीड करेगा। कौन लीड करेगा, कैपेसिटिव सर्किट है, और कैपेसिटिव सर्किट में कौन, करंट लीड करता है। कौन लीड करेगा सर, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, कैपेसिटिव सर्किट है। और C फॉर कैपेसिटर और C फॉर ही क्या है, करंट है। C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। करंट जो है वो लीड कर रहा होगा सर यहाँ पे, ठीक है। अगला जो काम है, ये काम कर लिया आपने, इतनी बातें ठीक है। फिर पूछा गया है बिना किसी चेंज को करे हुए एडिशनल कैपेसिटर, कैपेसिटर को चेंज करो कि अब जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाए। पावर फैक्टर को कैसा करना है, यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी किसका केस होता है, रेजोनेंस का केस होता है सर। किसका केस होता है, रेजोनेंस का। कि उसने कहा है कि पावर फैक्टर को यूनिटी कर दीजिए, पावर फैक्टर यूनिटी कर दीजिए, पावर फैक्टर यूनिटी। पावर फैक्टर को बोल रहा है कि यूनिटी करो। पावर फैक्टर को यूनिटी करने का सर क्या मतलब है, पावर फैक्टर यूनिटी करने का मतलब है कि केस किसका है, रेजोनेंस का केस है। और केस अगर रेजोनेंस का है, रेजोनेंस का केस होता है तो सर हमें क्या पता है कि एक्सएल बराबर होता है किसके, एक्सी के। केस किसका है, रेजोनेंस का। और रेजोनेंस के केस का क्या मतलब है कि एक्सएल बराबर है एक्सी के। एक्सएल का फॉर्मूला क्या है सर, एक्सएल का फॉर्मूला है ओमेगा एल, और एक्सी का फॉर्मूला क्या है 1 बाई ओमेगा सी। सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए तो क्या, क्योंकि उसने क्या कहा है कि कैपेसिटर बदलो, बाकी कुछ भी मत बदलो। उसने क्वेश्चन ने खुद से कहा है कैपेसिटर बदल दो, बाकी सब सेम रखो। तो सी ऊपर ले गए तो ये काम क्या हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा। ओमेगा, ओमेगा की जगह सर कितना है 1000 का स्क्वायर। एल की वैल्यू जो है सर वो कितनी दे रखी है, 100 मिली हेनरी है। मिली का मतलब 10 की पावर कितना हो गया, माइनस का 3 हमारे पास हो गया। इन वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं तो ये प्रोग्राम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई 10⁻⁶। ये कितना हो जाएगा 10 की पावर, ये 100 हो गया, और वो 10 की पावर -3 हमारे पास है। तो 100 और 10 की पावर -3 को 10 की -1 लिखूंगा। 10 की -1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो 10 माइक्रोफैरड। कितना आंसर बनेगा कि अगर कैपेसिटर कितना हो 10 माइक्रोफैरड का, तो पावर फैक्टर कितना हो जाए, यूनिटी। अब 10 में से 2 आपके पास तो है, तो एडिशनल वाला पूछा गया है। एडिशनल वाला कितना लगाना पड़ेगा, 8 माइक्रोफैरड का। टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, 10 की। आपके पास अवेलेबल कितना है, 2, तो आपने जो ऐड करना पड़ेगा वो कितना, 8। समझ आई ये बात। क्वेश्चन ने क्या कहा है, पावर फैक्टर को कितना कर दो, यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब क्या है, खेल किसका है, रेजोनेंस का। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि एक्सएल किसके बराबर है, एक्सी के। ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। वैल्यूज पुट करी, सोल्व करा, आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई ये बातें। ये काम जो है वो आपने कर लिया। नेक्स्ट अगला जो कंसेप्ट है, अगले वाले काम पे चलते हैं। अगले वाला काम जो है वो आपने क्या करना है, सीबीएसई ने भी सवाल पूछ रखा है, टाइप अच्छा है, इस वजह से इस क्वेश्चन को जो है वो हम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से। फिगर शोज एलसीआर सर्किट, जिसमें एल, सी और आर दिखा रखा है, बाकी तो सब ओके है। ये जो है सर ये एसआई में नहीं है, तो 10 की पावर -6, और ये आंसर किस में आ गया, फैरेड में आ गया। एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 वोल्ट। ये यहाँ पे 240 वोल्ट जो है वो आपको एसी सोर्स से आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हमें बतानी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस हो जाए, ठीक है। ऑप्शन याद कराने के लिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, 1 बाई √LC। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है 1 डिवाइडेड बाई √LC। इस तरीके से काम कर लिया तो 1 की जगह 1 है, एल वाली वैल्यू कितनी है सर, 5 है। सी वाली वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, 80 माइक्रोफैरड। 80 का मतलब 10 की पावर -6 हमारे पास बन गया। अब अगला जो काम है सर वो क्या करना है, √80 इंटू 5 करूंगा तो कितना हो गया 400। 10 की -6 को करूंगा तो 10 की पावर -3 हमारे पास, ठीक है। इसको करेंगे तो 10 की पावर -6 का रूट करूंगा तो 10 की पावर -3। 80 इंटू 5 करूंगा तो 400 हो जाएगा। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा
400 का रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, 10 की पावर 3 का मतलब कितना है 1000 डिवाइडेड बाई 20, 1000 बाई 20 करा तो आंसर कितना आ जाएगा 50, और ओमेगा का आंसर किस में आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में, कि ओमेगा का आंसर जो है सर वो किस में आएगा रेडियन पर सेकंड में आएगा। ठीक है, करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, करंट और बता दो इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जेड कितना होता है आर, आर किसके बराबर है सर 40 ओम के बराबर है। आपने यहाँ पे क्या बताना है करंट बताना है, करंट की वैल्यू जो है वो क्या है वोल्टेज कितनी है 240 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 40, 40 से ये वैल्यू कितने पे गई, ये आंसर कितना आ गया 6 एम्पियर हमारे पास आ गया, ये आंसर कितना आ गया 6 एम्पियर। फिर जो काम है थर्ड वाला काम जो वो देखना है, तो आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस बताना है, वीसी बताना है, वीसी का फॉर्मूला क्या होता है आई एक्स, ठीक है आई कितना है 6, एक्स क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, तो 6 की जगह 6 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो ओमेगा तो कितना निकाला हमने 50 निकाला है, सी की वैल्यू 80 माइक्रोफैरड थी, तो 10 की पावर माइनस का 6 हो गया, माइनस 6 था ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू में इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू में 100 कर देते हैं, 1000 इंटू 1000 कर देते हैं 10 की 6 को, ये 50 है और ये कितना है 80 हमारे पास है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 जीरो कट गई, 5 से ये कितने पे गया 2 पे, 2 से ये कितने पे गया 4 पे, 4 से ये कितने पे गया 250 पे गया। ठीक है, तो ये आंसर जो है 25 मल्टीप्लाई बाई 6 करा तो 150 डबल जीरो, और ये आंसर किस में आ जाएगा वोल्ट में आ जाएगा। तो ये वीसी जो है वो पता चल गया कि वीसी की वैल्यू कितनी है आई एक्ससी, एक्ससी जो है सर वो किसके बराबर है 1 बाई ओमेगा सी के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। ठीक है, ये पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट होता है, वीसी जो है वो हमने कर लिया। ठीक है, ये एसी वाले सवाल जो है वो अच्छे हैं। नेक्स्ट जो काम है, हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कोयल चेंजेस, जब डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, दो कोयल्स जो उनको दूर ले जाएंगे, दूर ले जाते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट है वो क्या कर जाता है सर डिक्रीज कर जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो एम का फॉर्मूला क्या था म्यू नोट n1 n2 a डिवाइडेड बाई कितना है l। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ किसके साथ करंट के साथ आपको दिखा रखा है, दो इंडक्टर के लिए, एक इंडक्टर ए है दूसरे वाले का नाम बी है। इंडक्टर ए और बी के लिए ये डाटा जो है वो आपको दिखा रखा है। अगला जो काम है विच वन ऑफ द टू हैज लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोई इश्यू नहीं है बेटा। जब भी ये सवाल दिया जाए, सवाल करवाने के पीछे का कारण क्या है, जब भी ये सवाल दिया जाए तो स्लोप का फॉर्मूला, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो है सर उसकी जगह क्या है फाई, एक्स एक्सिस की जगह क्या है आई, फाई बाई आई जो है सर वो किसके बराबर होता है एल के बराबर। ठीक है, इतनी बात। जब भी ऐसा ग्राफ दो बना दिए जाए आपने क्या निकालना है स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला y बाई एक्स, वाई की जगह फाई, एक्स की जगह आई, फाई बाई आई क्या होता है एल। अब अगर मैं बात करूं तो ये a नाम है, ये नाम क्या है b, तो स्लोप ऑफ a इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b, ये बात जो है वो मुझे पता है, स्लोप ऑफ a इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b। a का स्लोप ज्यादा है तो क्या हो जाएगा एल ए ज्यादा है किसके कंपैरिजन में एल बी के कंपैरिजन में, एल ए ज्यादा है किसके कंपैरिजन में एल बी के कंपैरिजन में। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्योंकि जिस पे डिफिकल्टी लेवल ज्यादा, इस पे चढ़ना मुश्किल, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसके एल की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये काम आपने करना है। ठीक है, ये वाला काम तो कर ही चुके हैं। सेपरेशन को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो वैल्यू जो है वो क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टन्स को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाती है। आयरन के शीट को डालने से, आयरन की शीट डालने से आपको पता है हमने काम क्या करना था, आयरन की शीट के डालने से फॉर्मूला क्या हो जाता है म्यू आर म्यू नोट n1 n2 a डिवाइडेड बाई कितना है l के बराबर है। तो आयरन शीट डालते हैं तो म्यू आर बढ़ जाता है, म्यू आर बढ़ जाता है तो m की वैल्यू भी क्या कर जाती है इंक्रीज, और m की वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाएगी तो क्या हो जाएगा सर म्यू आर बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगा m बढ़ जाएगा, m बढ़ जाएगा तो वही बताना था। आयरन की शीट डालने से म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट जो है वो क्या कर जाता है इंक्रीज, सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, दोनों वैल्यूज जो है सर वो क्या कर जाती हैं इंक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने करना था। ठीक है, ये सवाल जो हैं वो आप लोग कर लोगे, इनमें कोई दिक्कत अगर आपको महसूस होती है तो आप पूछ रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रखा है सुने ध्यान से, द करंट फ्लोइंग इन द टू कोइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, दो कोइल्स जो हैं वो आपको दिखा रखी हैं, एक के लिए L1 जो है वो 16 है और दूसरे के लिए कितना है 12 मिली हेनरी, इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। क्या बढ़ रहा है करंट सेम रेट से बढ़ रहा है, करंट सेम रेट से बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए di बाई dt जो है वो क्या है सेम है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है पढ़ो ध्यान से, करंट फ्लोइंग इज इंक्रीजिंग एट सेम रेट, तो di बाई dt जो है वो क्या दे रखे हैं सेम।
ठीक है। इफ द पावर सप्लाई ऑफ द टू कोइल्स आर इक्वल, दोनों कोयल में पावर सप्लाई जो है वो इक्वल है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला पता है सर, इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला है माइनस का एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सवाल करने के पीछे का कारण ये फॉर्मूले रिवाइज करना कि ई का फॉर्मूला क्या है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी के बराबर है। तो अगर ई वन बाई ई टू बताना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एल वन डी आई बाई डी टी। इसको अगर लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एल टू और इनटू में कितना हो गया, डी आई बाई डी टी। ये काम आपने कर लिया, डी आई बाई डी टी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एल वन बाई एल टू। एल वन कितना है 16 मिली हेनरी का मतलब 10 की पावर -3। ये कितना है 12 मिली हेनरी का मतलब 10 की पावर -3। ये कैंसिल हो गया, 4 4 जा और 4 3 जा। तो आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ गया, आंसर बराबर आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3 के। आंसर जो है सर वो कितना है, आंसर बराबर है 4 डिवाइडेड बाई 3। एक काम जो ये कर लिया कि ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस का एल डी आई बाई डी टी, L1 L2 डी आई बाई डी टी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नेक्स्ट जो काम है, रेशियो ऑफ द करंट्स। पावर जो है वो दोनों केसेस में क्या है, सेम है। पावर जो है वो दोनों केसेस में सेम है। P1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, P2। पावर को क्या लिखते हैं, E1 I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। पावर का फॉर्मूला होता है ना, पावर का फॉर्मूला क्या है, E इंटू आई, EMF इंटू में करंट। तो I1 बाई I2, I1 बाई I2 अगर मैं करूंगा तो ये E1 बाई E2 है। ठीक है, I1 बाई E2 बताना है, I1 बाई I2 बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, E2 डिवाइडेड बाई E1। उल्टा कर दूंगा इसका तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4। ये 4/3 था, उल्टा कर दिया तो कितना हो गया, इस तरीके से। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जीज के बारे में बात करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला U1 बाई U2। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ L1 I1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, हाफ L2 I2 का स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, हाफ से क्या हो जाएंगी, हाफ कैंसिल। U1 बाई U2 बताना है तो हाफ एल आई स्क्वायर, एक बार 1 वाला डाटा है एक बार 2 वाला। L1 बाई L2, L1 कितना है 16 मिली हेनरी का मतलब 10 की पावर -3, L2 का मतलब 12 मिली हेनरी का मतलब 10 की पावर -3। I1 बाई I2, I1 बाई I2 कितना है 3/4 का होल स्क्वायर, 10 की -3 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 3। तो ये कितना है 4/3, इसका उल्टा करूंगा तो 9/16 हो जाएगा। 3 से ये 3 पे चला जाएगा, 4 से ये 4 पे चला जाएगा, आंसर दोबारा कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4। पता होनी चाहिए चीजें। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है इंक्रीजिंग एट सेम रेट, इंक्रीजिंग एट सेम रेट का काम आपने करा। पावर जो है वो बराबर दे रखी थी, वहां से ईएमएफ से करंट निकाल दिया। एनर्जी जो है, एक इंडक्टर की एनर्जी किस फॉर्मेट में स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। अगर एनर्जी डेंसिटी बताऊं तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नोट होती है। ठीक है, ये वैल्यूज जो है ना वो आपके पास चल रही होती है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो आपने करा। नेक्स्ट जो सवाल है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा रखा है। द फिगर शोज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इनटू रेजोनेंस। प्रैक्टिस के लिए सवाल दे दिया है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, √1 बाई एल सी। एल जो है वो पता है, सी जो है वो पता है, दोनों वैल्यूज पता है, हो जाएगा। कैलकुलेट द इंपीडेंस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस। इंपीडेंस तो Z इज इक्वल टू कितना होता है, आर ही होता है रेजोनेंस पे। और अगर मुझे क्या बताना है, करंट बताना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेजोनेंस पे तो क्या होता है V/R। पोटेंशियल ड्रॉप LC कॉम्बिनेशन का 0 है, हमें पता ही होता है क्योंकि यहाँ पे XL किसके बराबर है, XC के। तो IXL किसके बराबर होगा, IXC के बराबर होगा। ठीक है, ये बात भी याद कर लेंगे, ये इसलिए बताई गई है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, LC कॉम्बिनेशन में क्योंकि XL XC बराबर है तो IXL किसके बराबर होगा, IXC के। तो IXL माइनस IXC किसके बराबर है, 0। ये VL है, ये VC है, और दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, तो नेट आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। LC कॉम्बिनेशन का नेट पावर 0 होता है रेजोनेंस के केस में, क्योंकि रेजोनेंस पे XL किसके बराबर, XC के। I से मल्टीप्लाई करा माइनस में लेगा, क्योंकि ये कहाँ है, प्लस में, और ये किस में है, माइनस में। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने सीखना है। ठीक है, ये बातें जो है वो आप याद करेंगे। हालांकि और भी चीजें हैं, लेकिन ये मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें लगभग आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, इस वजह से ये सवाल कर रहे हैं। एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, और एक अल्फा पार्टिकल है। एक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इस तरीके से काम जो है ना वो दिखा रखा है। प्रोटॉन का मतलब क्या है सर, 1h1 है। ड्यूट्रॉन का मतलब क्या है सर, 1h2 है। और अल्फा का मतलब 2He4। इस तरीके से काम है। एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री लेते हैं तो हम सबको क्या पता है कि ये किस में घूम जाएंगे, सर्कुलर पाथ में।
ठीक है, साथ जाते हैं सीधे चले जाते हैं, अपोजिट जाते हैं तो भी सीधे चले जाते हैं, परपेंडिकुलर जाते हैं तो किस में घूम जाएंगे, सर्कल में घूम जाएंगे। कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज, रेडियस को आपने कंपेयर करना है और इनको जो है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। चलो जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है सर। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो सर कंसेप्ट जो है वो हमें क्या पता है, हमें पता है कि घूमने के लिए फोर्स चाहिएगा जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे घूमने के लिए एक फोर्स चाहिएगा जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इस तरीके से काम हमारे पास है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो घूमने के लिए चाहिए, और यहाँ पे नाम जो है वो क्या दिखा रखा है, पोटेंशियल का दिखा रखा है। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, ये बात एक ओके है। इसको लिखें तो ये क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, BQV, V से V कट जाएगा सर। रेडियस की बात तो मैं यहां से कर पाऊंगा कि रेडियस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, mv डिवाइडेड बाई BQ। अभी यहां से तो बात जो है वो वेलोसिटी की टर्म में है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन, और वर्क डन को आप क्या लिखते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल लिखते हैं। वर्क डन को क्या लिखते हैं आप, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात। तो अब काइनेटिक एनर्जी हमें क्या पता है कि जो ये पैरों में पड़ा है ये क्या है, चार्ज, और माथे पे जो लिखा है वो क्या है, मास है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना है, E, और पोटेंशियल कितना है, V। अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन के लिए चार्ज तो कितना है, E, पोटेंशियल कितना है, V। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें किसके लिए, अल्फा के लिए, तो चार्ज तो कितना है 2E, और पोटेंशियल जो है सर वो किसके बराबर है, V के बराबर। यहाँ पे चार्ज कितना है, E, यहाँ पे भी कितना है, E, यहाँ पे चार्ज कितना है 2E। पोटेंशियल दोनों जगह क्या है, सेम है। पोटेंशियल दोनों जगह क्या दिखा रखा है, सेम। हमने क्या करना था, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो जो है, इनका रेशियो बताना होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, पहले वाला 1:1:2। आइए बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ सर। काइनेटिक एनर्जी तो यहां से भी कुछ कोशिश करी जा सकती थी, बट आपको पोटेंशियल नाम दे रखा है। पोटेंशियल अगर नाम दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज की जगह E, पोटेंशियल की जगह V। ये वैल्यूज जो है वो आपने रखी और आपके पास आपका काम हो गया। डन है यहाँ तक की बातें, 1:1:2 इस तरीके से काम हो गया। अब रेडियस के बारे में बात करनी है कि रेडियस जो है उनका रेशियो बताना है, mv डिवाइडेड बाई BQ। अब mv बाई BQ से अगर प्रोजेक्ट चलाना चाहें तो m वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में तो बात ही नहीं कर रखी है आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से काम कर रखा है। इससे अगर मैं जाना चाहूं इससे, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, √mv। v को इस √mv को हम क्या लिख सकते हैं, √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, BQ। समझ आ रही है ये बात, आपने ऐसा क्यों लिखा, क्यों लिखा आपने ऐसा, क्योंकि सर वेलोसिटी का नहीं पता था, पता किसका है, काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम से कहां चले गए हम, काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी जो है उससे कहां चले जाएंगे, इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहें सारे पे, 2 की जगह तो 2, मास की जगह मास। काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या लिख दिया, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल लिख दिया। ठीक है, इतनी बात भी कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको क्या लिख दिया, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये B स्क्वायर बाहर जाएगा तो B बन जाएगा, और Q स्क्वायर बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। Q से सर क्या हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा। अब 2 कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो रेडियस जो है वो इनवर्सली या प्रोपोर्शनल है किसके, मास डिवाइडेड बाई चार्ज के रूट के। समझ आइए ये बात, आपको क्या करनी है, थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा, गौर करें। आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही थी, वहां से कोशिश कर रहे थे, बढ़ नहीं रही थी बात, तो हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, वर्क डन के। वर्क डन को क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज की जगह E, पोटेंशियल की जगह V। न्यूट्रॉन का E, पोटेंशियल वो। तो इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब आपको बतानी है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv डिवाइडेड बाई BQ। अब वेलोसिटी तो पता नहीं, पता क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को √2m काइनेटिक एनर्जी आपने लिख दिया, सही है ये बात। इसको डिवाइडेड बाई BQ कर दिया। काइनेटिक एनर्जी नहीं पता तो उसको क्या लिख दिया, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये रूट के बाहर थे, रूट के अंदर दिए तो इस तरीके से। तो रेडियस प्रोपोर्शनल है √m डिवाइडेड बाई Q। तो रेडियस फॉर प्रोटोन, रेडियस फॉर ड्यूट्रॉन, और रेडियस फॉर अल्फा, इनको अगर लिखा जाएगा तो प्रोटॉन के लिए तो कितना है, √m डिवाइडेड बाई Q, क्योंकि इसका मास 1 है और चार्ज कितना है, Q। यहां पे इसको लिखूंगा तो ये 1m, ये कितना हो गया 1Q, 1h1। नीचे पड़ा जो है वो क्या होता है, चार्ज, और ये क्या होता है, मास। ये क्या हो गया, चार्ज, ये क्या हो गया, मास। ये क्या है, चार्ज, और ये क्या हो गया, मास। इस तरीके से काम करना है, m/q बन गया। इसके बारे में बात करूंगा तो अगले वाली क्या हो जाएगी, मास कितना है 2m, चार्ज कितना है Q। यहां पे बात करूंगा तो ये कितना हो गया
4m डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2q। इस तरीके से काम है, 2 से कितने पे चला जाएगा 2 पे, अंडर रूट एम बाई क्यू, ये तो अंडर रूट एम बाई क्यू है ही, ये √2 बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 बाहर रूट एम बाई क्यू, और ये √2 बाहर जाएगा तो ये कितना रह जाएगा रूट एम बाई क्यू। इस तरीके से काम है। रूट एम बाई क्यू जो वैल्यू है सर, रूट एम बाई क्यू जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको भी देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 5√2 सेंटीमीटर। समझ आइए ये बातें, सवाल पे ध्यान दें, अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन के अंदर कई कंसेप्ट जो है ना वो यूज हो रहे हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी बतानी थी तो चार्ज इनटू पोटेंशियल में गए, चार्ज इनटू पोटेंशियल से ये काम करा, रेडियस चाहिए थी तो वेलोसिटी पे, वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी नहीं है तो कहाँ गए काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है तो किस में चले गए पोटेंशियल में। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ये कंसेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है कोशिश करी गई है कि आपके कंसेप्ट जो है वो इसमें काफी सारे इस्तेमाल हो जाए, इनको पढ़ना भी है आपने क्वेश्चंस को लगातार, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो लगभग से कवर करे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को घर जाके बहुत अच्छे से एक बार करके देख लेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, जिनको आप लगातार ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। कल जो है वो हम ईएम वेव्स, ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर, इन तीनों के क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रहे होंगे। नेक्स्ट जो है फिर एटम न्यूक्लियाई, और फिर हम किसकी सेमीकंडक्टर की 12th की फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगले वाले 3-4 दिनों में हम किसको 11th वाली फिजिक्स के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लगभग ये 100 सवाल आपके कंसेप्ट क्लियरिटी पे, आपके टॉपिक्स कवर्ड पे और आपके पीवाईक्यूज ओरिएंटेड होंगे, आपको इनसे फायदा मिल रहा होगा। कर लेंगे इन सवालों को सभी बच्चे।